आज हम अध्याय 5 में पादप जल संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल एक विशिष्ट अनुकूल माध्यम का कार्य करता है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। और भारतीय पुराणों में भी जल को 5 मूलभूत तत्वों में से एक तत्व माना गया है। जल एक असाधारण यौगिक होता है, असाधारण यौगिक होता है। इसकी निम्न विशिष्टताएं होती हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं होती हैं जैसे सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक, ध्रुवीय प्रवृत्ति, ध्रुवीय प्रकृति, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, उदासीन पीएच, इसकी पीएच का मान 7 होता है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च सहसंजक व आसंजक बल, उच्च सहसंजक व आसंजक बल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व, सीमित तापक्रम परास में, सीमित तापक्रम परास में तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध, तीनों अवस्थाओं से ठोस, द्रव व गैस में उपलब्ध। ये सारी विशेषताएं मिलकर के जल को एक विशिष्ट यौगिक बनाती हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। और कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। इसलिए जीव द्रव्य के गुणों तथा इसमें की प्रक्रियाओं को समझने के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट एवं भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक होता है जो जीव द्रव्य के गुणों को प्रभावित करती हैं। वे क्रियाएं होती हैं, नंबर 1 विसरण, नंबर 2 पारगम्यता, नंबर 3 परासरण, नंबर 4 जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, नंबर 5 अंतः शोषण, अंतः शोषण। ये सारी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं जीव द्रव्य के गुणों को प्रभावित करती हैं, जहाँ समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन प्रक्रियाओं का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। इसमें पहली प्रक्रिया लेते हैं विसरण, डिफ्यूजन। विसरण किसे कहते हैं?
किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। विसरण का कारण कि विसरण क्यों होता है। देखिए, सभी पदार्थों के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, और इस गतिज ऊर्जा की वजह से सभी पदार्थों के अणु गतिशील अवस्था में रहते हैं, इसलिए गतिशील अवस्था में रहने के कारण प्रत्येक पदार्थ के अणु उपलब्ध आयतन में समान रूप से वितरित होने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया ही विसरण की प्रक्रिया होती है। विसरण के उदाहरण। नंबर 1, कमरे में रखी खुली अमोनिया की बोतल से अमोनिया की गंध का पूरे कमरे में फैल जाना। दूसरा, पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने पर पानी का नीला हो जाना। ये दोनों एग्जाम्पल विसरण के एग्जाम्पल होते हैं। दोनों क्रियाएं विसरण के द्वारा संपादित होती हैं। स्वतंत्र विसरण। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र विसरण। एक तंत्र में उपस्थित घटकों के अणु एक दूसरे पदार्थ की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना अपनी सांद्रता के आधार पर विसरित होते रहते हैं। इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। एक तंत्र में उपस्थित सभी घटकों के अणु दूसरे पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना अपनी सांद्रता के आधार पर
विसरित होते हैं, इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। जैसे पादपों तथा वायुमंडल के मध्य, जैसे पादपों तथा वायुमंडल के मध्य O2, CO2 तथा जल वाष्प का निष्कासन होना, जल वाष्प का निष्कासन होना स्वतंत्र विसरण के उदाहरण होते हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक विसरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला कारक होता है तापमान। अपन ने यहाँ पर पढ़ा है कि विसरण की क्रिया पदार्थों के अणु में गतिज ऊर्जा की उपस्थिति की वजह से होती है, कि गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के अणु लगातार गतिशील अवस्था में रहते हैं। इसलिए यदि किसी पदार्थ के अणु का तापमान बढ़ता है तो उनकी गतिशीलता बढ़ती है, इसलिए विसरण की दर भी बढ़ती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है, यानी तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ती है। विसरण की दर को R से व्यक्त करते हैं, R समानुपाती T। दूसरा कारक घनत्व। विसरण की दरें किसी पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात R समानुपाती 1/d का वर्गमूल। यहाँ R विसरण की दर होती है, R = विसरण की दर, तथा D पदार्थ का घनत्व होता है, पदार्थ का घनत्व होता है। इंग्लिश में घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, जिससे D लिया जाता है। विसरण रेट को डिफ्यूजन रेट कहते हैं, जिससे R लिया जाता है। तो यदि पदार्थ का घनत्व बढ़ता है या पदार्थ का आकार बढ़ता है, पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ता है, तो विसरण की दर घटती है। और यदि पदार्थ के अणु का घनत्व या आकार घटता है तो विसरण की दर बढ़ती है। तीसरा कारक दाब। विसरण की दर दाब के समानुपाती होती है, यानी कि विसरण की दर होती है ये सांद्र विलयन से, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्रक विलयन की ओर होती है, कि R समानुपाती P प्रेशर। और चौथा कारक होता है माध्यम। माध्यम सघन माध्यम में विसरण की दर कम होती है तथा विरल माध्यम में विसरण की दर अधिक होती है। सघन माध्यम में विसरण की दरें कम होती है तथा विरल माध्यम में विसरण की दरें अधिक होती है। इस प्रकार ये कारक
विसरण की दर को प्रभावित करते हैं, विसरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब पढ़ते हैं अपन विसरण के महत्व। विसरण के महत्व। विसरण के अनेक महत्व होते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण महत्वों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1, पहला महत्व, पादपों तथा वायुमंडल के मध्य, पादपों तथा वायुमंडल के मध्य गैसों का विनिमय, गैसों से O2 व CO2, गैसों का विनिमय विसरण की सहायता से होता है या विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। नंबर 2, पादपों से जलवाष्प का निष्कासन, पादपों से जल वाष्प का निष्कासन विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। नंबर 3, खनिज लवणों का, खनिज लवणों का आंशिक अवशोषण, आंशिक निश्चेष्ट अवशोषण, निश्चेष्ट अवशोषण विसरण की सहायता से होता है, विसरण की सहायता से होता है। नंबर 4, पादप हार्मोनों का वितरण, पादप हार्मोनों का वितरण विसरण की सहायता से होता है, विसरण की सहायता से होता है। ये विसरण के महत्व होते हैं। अब अपन दूसरी भौतिक रासायनिक अभिक्रिया का जिक्र करते हैं, पारगम्यता। पारगम्यता, परमिएबिलिटी। किसी भी झिल्ली से किसी पदार्थ के विसरित होने की दर को उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। किसी झिल्ली से किसी झिल्ली से किसी पदार्थ के विसरित होने की दर को, विसरित होने की दर को उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। यानी कि कोई दी गई झिल्ली से कोई पदार्थ किस दर से विसरित होता है, या वो झिल्ली उस पदार्थ को कितनी स्पीड से या पदार्थ के अणु की कितनी मात्रा को अपने से आवागमन की परमिशन या पारण प्रदान करती है, उसे उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। झिल्ली के इस पारगम्यता गुण के आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार, झिल्लियों के प्रकार। पहली, पारगम्य। पारगम्य झिल्ली
पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली को कहते हैं जिसमें से विलेय तथा विलायक दोनों के अणु अंदर और बाहर आ जा सकते हैं या पार जा सकते हैं। तो पारगम्य झिल्ली की डेफिनेशन अपन कह सकते हैं कि वह झिल्ली जिससे विलेय तथा विलायक दोनों के अणु पार जा सकते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कोशिका भित्ति, दूसरी चयनात्मक पारगम्य, इसका दूसरा नाम अवकलनीय पारगम्य भी होता है। अवकलनीय पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु अधिक तथा विलेय के अणु कम पार जा सकते हैं, या वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अधिक तथा विलेय के अणुओं को कम पारण प्रदान करती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अधिक तथा विलेय के अणुओं को कम पारण प्रदान करती है। पारण का मतलब होता है आर पार जाने की परमिशन देना, इजाज़त देना। कम पारण प्रदान करती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कोशिका झिल्ली तथा टोनोप्लास्ट दोनों चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। तीसरा प्रकार झिल्लियों का अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसके नाम से ही पता है कि ये विलयन के किसी एक घटक को पार जाने की परमिशन देती है, दूसरे को नहीं देती है, इसलिए यह अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो ऐसी झिल्ली या वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को पारण प्रदान करती है तथा विलेय के अणु
इससे पार नहीं जा सकते, इसमें से पार नहीं जा सकते। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली। यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि कोशिका झिल्ली आवश्यकता अनुसार अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य भी करती है और अर्धपारगम्य तथा चयनात्मक पारगम्य दोनों प्रकार का व्यवहार करती है। तो कोशिका झिल्ली आवश्यकता अनुसार चयनात्मक पारगम्य तथा अर्धपारगम्य झिल्ली का व्यवहार करती है। झिल्ली का व्यवहार करती है। चौथा प्रकार होता है अपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जिसमें से विलेय तथा विलायक दोनों के ही अणु पार नहीं जा सकते, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे उपत्वचा, जिसको क्यूटिकल कहते हैं इंग्लिश में, क्यूटिकल, और दूसरी कॉर्क, ये अपारगम्य झिल्ली के उदाहरण होते हैं।